एक लड़की अपने घर से दिल्ली जाने के उद्देश्य से हावड़ा जंक्शन पर पहुंच जाती है और हावड़ा जंक्शन से उसका ट्रेन होता है। हावड़ा जंक्शन में वह ट्रेन आती है और वहां से फिर उसको दिल्ली जाना होता है, क्योंकि वह एक स्पेशल ट्रेन थी जिसको पकड़ने के लिए लड़कियों को दिल्ली जाना था। और लड़की को दिल्ली जाना था, वह जाकर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर वेट करने लगती है, ट्रेन का इंतज़ार करने लगती है। और फिर हज़ारों यात्री उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिसको कि उसी ट्रेन को पकड़ के दिल्ली जाना होता है। इस बीच उस लड़की के ऊपर एक लड़के का नज़र पड़ता है और लड़की वहाँ पर बैठी थी और उस लड़की को देख के वे लड़का धीरे धीरे उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, यह सोच के कि आखिर इस लड़की के बारे में थोड़ा मैं जान सकूं। इस लड़की के साथ कौन जा रहा है, यह कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, यह काफ़ी देर से मायूस क्यों बैठी है। वो लड़का वहाँ से उस लड़की के पास नज़दीक पहुँच जाता है, ये जानने की उद्देश्य कि इस लड़की के साथ कौन है, ये लड़की कहाँ जा रही है, या फिर यूँ कहें कि उस लड़की के साथ रात बिताने के उद्देश्य से वे लड़का उसी लड़की के पास पहुंच जाता है। इस बीच जो ट्रेन दिल्ली जाने वाली थी वह आके हावड़ा जंक्शन पर लग जाती है। वह लड़का वहां से अपना बैग उठाता है और वह तलीफ कोच की ओर जाने लगती है। उसको तलीफ कोच की ओर जाता देख वह लड़का भी उसके पीछे हो जाता है और उसके बाद जिस स्लीपर बोगी में वो लड़की इन करती है, टर्न एंटर हो जाता है। उसी स्लीपर बोगी में वो लड़का भी पीछे इंटर कर जाता है। और अब आखिर उस लड़के का उद्देश्य क्या था, उस लड़की के पीछे जाना या फिर उस लड़की के बोगी में ही जाना, यह हम आगे कहानी में बताएंगे। यकीन मानिए पूरे घटना को आप सुनोगे तो यह कहानी पूरी तरह से आपको झंझोड़ कर रख देगी। यह घटना आपके दिल को छू के निकल जाएगी। यूपी बरेली के रहने वाले प्रदीप की शादी वेस्ट बंगाल की एक लड़की रोशनी के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के महज 2 साल बाद ही इन दोनों का तलाक हो जाता है, या कि यह बात है उससे 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया होता है। और अगर शादी की बात करें तो टोटल शादी का 10 साल बीत जाता है। और उसके बाद यह घटना है, उस लड़की तलाकशुदा पत्नी थी। वो लड़की उसकी तलाकशुदा पत्नी थी जो कि दिल्ली जा रही थी, और वह लड़का जो कि उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसके एक रात बिताने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ और कौन जा रहा है इस बात को जानने की कोशिश कर रहा था। वह लड़का उसको तलाकशुदा पति प्रदीप था। जब वह लड़की निर्धारित कोच में निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठने की कोशिश करती है, इस बीच वह लड़का भी धीरे धीरे पीछे से पहुंच जाता है और वह बीच में खड़ा होकर देखने लगता है इस लड़की के साथ या फिर तलाकशुदा जो हमारी पत्नी है रोशनी के साथ आखिर कौन है, और यह रोशनी कहाँ जाएगी। तमाम तरह के सवाल शादीशुदा तलाकशुदा जो पति प्रदीप होता है उसके मन में आने लगता है। कुछ यात्री आते हैं जो कि उस सीट पर बैठने की कोशिश करते हैं जो कि पहले से रिजर्व रोशनी के लिए लोअर सीट था। तो जैसे ही कोई भी यात्री आके उस सीट पर बैठने की कोशिश करता है, रोशनी उसको साफ मना कर देती है और बोलती है नहीं, यह सीट मेरा है, ये बर्थ मेरा है, मैं यहाँ पे किसी को बैठने नहीं दे सकती। इस बीच में कुछ लोग और भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 2 स्टेशन बाद उतर जाना है, कुछ लोग कहते हैं कि 2 घंटे में मैं उतर जाऊंगा। इस बात पे साफ रोशनी मना कर देती है और बोलती है कि यह सीट मेरा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर में सोने जाऊंगी। सभी चीज़ों हो रही थी। प्रदीप दूर से खड़ा इस सारी हरकत को देख रहा था। जैसे ही ट्रेन खुलती है, प्रदीप भी धीरे धीरे उसी बर्थ पर जाकर बैठने की कोशिश करता है और अपना बैग निकाल के उस सीट पर रखने की कोशिश करता है, सीट पर रख देता है। जैसे ही उस सीट पर बैग रखता है, रोशनी मना करती है और बोलती है यहाँ से बैग हटाओ, यह बर्थ मेरा है, यह सीट मेरा है, मैं यहाँ किसी को अलाउ नहीं कर सकती। इस बात पर प्रदीप बोलता है थोड़ी देर में एक स्टेशन के बाद मैं उतर जाऊंगा क्योंकि मेरा बर्थ मुझे मिल नहीं पाया है। बाकी अभी कौन सा आपके सोने का टाइम हो रहा है मैडम। जैसे ही रोशनी प्रदीप को पलट के देखती है तो शॉक रह जाती है और आंखों में इशारा कर देती है कि बैठ जाओ। प्रदीप अपना बैग वहाँ पर रखता है और बैठ जाता है। अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कई सारे सवाल थे, लेकिन दोनों में से कोई भी यह बात बोलने के लिए तैयार नहीं था। पहले कौन बोलेगा, वो लोग 2 इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ना तो रोशनी बोलती है और ना ही प्रदीप बोलता है। लेकिन जब ट्रेन वहाँ से खुलती है, इस बीच प्रदीप रोशनी से बोलता है कि दिल्ली कब से रह रही हो,
कि मैं पहली बार जा रही हूँ। फिर प्रदीप बोलता है दिल्ली इलाज करवाने जा रही हो क्या? इस बात पर फिर रोशनी कहती है कि मैं क्यों इलाज करवाने जाऊँगी, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या प्रॉब्लम है जो मैं इलाज करवाऊँगी। तो इस बात पर फिर प्रदीप कहता है उसी से, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जो भी यात्री आया तुम्हारे सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे थे उनको तुम बोलती थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे लगा कि हो सकता है तुम इलाज करवाने दिल्ली जा रही होगी। तो वो बोले कि नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होगा जो मैं इलाज करवाने जाऊंगी। थोड़ी देर दोनों शांत रहते हैं। इसके बाद रोशनी पूछती है प्रदीप से कि आप कहाँ जा रहे हो। इस बात पर फिर प्रदीप कहता है कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं पर मैं सेटल हो गया हूँ, मुझे कुछ काम था, उस काम के ही सिलसिले में मैं दिल्ली अभी जा रहा हूँ। बाकी सिलसिला आगे चलते रहता है। तब तक खाने का टाइम हो जाता है। सभी यात्री जो भी अपने घर से खाना लेकर गए होते हैं वह निकाल के खाने लगते हैं। इस बीच ट्रेन में रेलवे का जो कैटरिंग वाला होता है वह भी आ जाता है। विज्ञानी जो सहूलियत होता है अपने अकॉर्डिंग वे लोग खरीदते हैं और खाने लगते हैं। रोशनी प्रदीप से बोलती है कि आप घर से कुछ खाने के लिए नहीं लाए हो क्या? तो फिर इस बात पर प्रदीप बोलता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ, लेकिन अगर तुम लाई हो तो तुम खा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोशनी अपने टिफ़िन से, जिसमें कि 2 रोटी था और आलू का भुजिया था, वो दोनों निकालती है और उसके बाद बोलती है मेरे पास 2 रोटी है, चाहो इसमें से एक तुम भी ले सकते हो। तो प्रदीप बोलता है तुम्हारे पास 2 रोटी और उसमें से अगर तुम मुझे दे दोगी तो ना तो तेरा पेट भरेगा और ना तुम्हारा पेट भरेगा, ना मेरा पेट भरेगा। उस बीच एक बिरयानी बेचने वाला आता है और प्रदीप उससे 2 प्लेट बिरयानी लेता है और दोनों मिलके बिरयानी खाते हैं, हाथ और धोते हैं। बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इस बीच रोशनी अपने बैग से एक ऊनी शॉल निकाली और एक कंबल निकाली। कंबल को नीचे बिछाई और उन्हीं शॉल निकाल के अपने तन पे ढक लिया। ट्रेन और रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही थी। इस बीच रोशनी कुछ बोलना चाह रही थी, वह बोल नहीं पा रही थी, कि कुछ पूछना चाह रही थी लेकिन वह पूछ नहीं पा रही थी। सेम प्रदीप की भी वही स्थिति थी। प्रदीप भी कुछ और पूछना चाह रहा था लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मतलब दोनों की स्थिति कहीं ना कहीं सेम थी। ठंड जब अपना प्रकोप दिखाने लगता है तो ठंड में ठिठुराते देख रोशनी बोलती है कि आप कुछ घर से ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रदीप का जो रिजर्वेशन था वह इसी कोच में था। इस वजह से जब वह घर से निकला तो कुछ लेके अपने लिए वहाँ पर नहीं गया था, क्योंकि इस कोच में हर कुछ मिलता है, ब्लैंकेट, बेडशीट वगैरह कुछ मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने घर से वे कुछ लेकर प्रदीप नहीं गया था, क्योंकि उसकी पत्नी वहाँ पर मिल गई थी तो वह उसके साथ रह रही है। उसका लाइफ पार्टनर कौन है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इन सारे बातों को जानने के लिए फिर यूँ कहें कि दिल्ली तक का यात्रा अपने तलाकशुदा पत्नी के साथ बिताने के लिए वह पीछे पीछे उसके बर्थ में चला जाता है। और एसी में जो उसका टिकट होता है वे एसी में नहीं जाकर स्लीपर की यात्रा अपने पत्नी के साथ कर रहा होता है। तो उसके पास कुछ था नहीं ओढ़ने के लिए था और ना ही सोने से। तो आपसे मना कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब उसको ठंड लगने लगता है तो फिर रोशनी के पास जो ब्लैंकेट था वो ब्लैंकेट उसके पैरों पर रख देती है और बोलती है थोड़ा सा आप भी कवर कर लो और मैं भी कवर कर लेती हूँ और हम लोग इसमें एडजस्ट करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और अगर नहीं ओढ़े होगे तो सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। इस बात पर प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे सर्दी लगती ही नहीं है, कि ठंड के दिनों में हमारी किसी से लड़ाई हो गई थी और जब लड़ाई हुई उस समय से ठंड नहीं लगती। दरअसल मामला यह था कि जब दोनों पति पत्नी एक साथ रह रहे थे, मतलब उस 2 सालों के दौरान शादी का जो सजावटी का 2 साल इन दोनों का साथ में बीता था, उस 2 सालों के दौरान एक बार रजाई के लिए पति और पत्नी के बीच में लड़ाई हो रहा था। प्रदीप अपनी ओर खींच रहा था और रोशनी अपनी ओर खींच रही थी। यह खींचातानी के बीच में जब रोशनी को लगा कि शायद वह कंबल या फिर ब्लैंकेट वह अपनी ओर रजाई नहीं खींच पाएगी, वह बाहर चली जाती है और वहाँ से जाकर पानी लाकर रजाई पर डाल देती है और
उसके बाद पूरी रात उन दोनों को बिना ब्लैंकेट के, बिना रजाई के गुजारना पड़ता है। और यह बात जैसे ही प्रदीप बोलता है तो हंसने लगती है और इस बात पर बोलती है कहीं ना कहीं उसमें भी शायद आपकी ही गलती रही होगी। तो फिर प्रदीप बोलता है उसमें मेरी क्या गलती रही, कंबल के लिए, रजाई के लिए लड़ तुम रही थी। लड़ाई जब ख़त्म हो गया उसके बाद तुम लाकर पानी डाल दी, ना तुम्हारे पास रहा और ना पास ब्लैंकेट रह गया, ना मेरे पास आया और हम लोगों को रात भर ठठोरना पड़ा था। दोनों अतीत की यादों में खो जाते हैं। 2 साल के बीच जो भी इन लोगों के बीच एक अच्छा पल बीता था, उन पल को याद करके दोनों भावुक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रोशनी पूछती है कि दिल्ली में तुम क्या करते हो। दिल्ली में मैं इसलिए रहता हूँ कि घर में या फिर समाज में, क्योंकि मैं शराब पीता था जब बहुत ज़्यादा, और शराब पीने की वजह से जो भी चीज़ हो रही थी सब लोग हमें अलग दृष्टि से देख रहे थे। माँ पिताजी की अगर मैं बात करूं तो हमारे इस हरकत से वे लोग भी परेशान हो गए थे। कहीं ना कहीं धीरे धीरे वे लोग बीमार होते गए और जब बीमार हो गए तो पहले जो पिताजी चले गए, गुजर गए और इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद माँ भी सदमे को नहीं झेल पाई, माँ भी गुजर गई। और बहन छोटी जो थी बहन, उसकी मैं शादी कर दिया हूँ और वे अपने घर में रहती है। तो मैं अकेला था और समाज में हमें बहुत लोग अलग दृष्टि से देखते थे, क्योंकि सबको लगता था कि मेरे शराब पीने की वजह से ही हमारे पिताजी मेरे पास नहीं हैं, हमारी माँ हमारे पास नहीं है। तो इन सबका जिम्मेवार शायद मैं था। इन बातों को मैं झेल नहीं पाया और मैं वहाँ से निकल गया और अब मैं शराब नहीं पीता हूँ, क्योंकि शराब पीने की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो मैं शराब पीना छोड़ दिया हूँ। जैसे ही ये बात रोशनी सुनती है वे बोलती है तुम और शराब नहीं पीते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूरज पूर्व से पश्चिम की में उगना प्रारंभ कर दे, धरती पर आसमान दोनों शायद एक हो जाएं। ये सब कुछ संभव है, मतलब दुनिया का हर असंभव काम संभव हो सकता है, लेकिन तुम शराब पीना छोड़ दो, ये हो नहीं सकता। इस बात पर प्रदीप बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ। तो बोलती है आप मेरी कसम क्यों खा रहे हो, मैं कौन हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हो। बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं अपने मरे हुए माँ की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने पूरी तरह से शराब छोड़ दिया है। जैसे ही वह अपने माँ का कसम खाया, रोशनी को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, ट्रस्ट हो गया, क्योंकि शराब ही एक वजह था जिस वजह से इन दोनों के बीच तलाक हो गया था। खैर, सफ़र आगे बढ़ रहा था। सफ़र आगे बढ़ते रहने के दौरान दोनों चले जाते थे। दोनों आगे चलते जा रहे थे। तमाम तरह की बातें होने लगी है। रोशनी ये बोलती है कि चलो ठीक है, आपने अपना शराब छोड़ दिया है, बहुत अच्छा किया, मुझे खुशी हुई है जान के कि आपने शराब छोड़ दिया। और मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि आने वाले समय में शराब से आप दूरी ही रहें, क्योंकि मैं शुरू से यह चाहती थी कि आप अच्छा रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाकी मैं भले ही आपके लाइफ में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी कुशलता हमेशा चाहती थी और आज भी चाहती हूँ। आपने शादी नहीं किया, पहाड़ सा ज़िंदगी है, अकेले समय व्यतीत नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है। तो मुझे भी लग रहा है कि अब मुझे शादी करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सी लड़की अगर मिल जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगा। आप बताओ कि आपने शादी क्यों नहीं की रोशनी। फिर रोशनी कहती है कि मैं शादी के ही सिलसिले में जा रही हूँ। हमारी एक फ्रेंड रहती है जिसका नाम किरण है, वो दिल्ली में ही ग्रेटर नोएडा में रहती है और वहाँ पर वे हमको बुलाई है और बोलती है कि कोई जिस कंपनी में वो काम करती है वहाँ पर ही कोई एक लड़का है जिसका खुद का कंपनी है। तो मैं वहाँ जा रही हूँ और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्दी 1-2 महीने के अंदर शादी भी कर लूँगी। जैसे ही यह बात सुनता है प्रदीप को शॉक लग जाता है, क्योंकि प्रदीप यह चाह रहा था कि किसी न किसी तरह वह लड़की फिर से उसकी ज़िंदगी में आ जाए, उसकी लाइफ में आ जाए। वह कोशिश कर रहा था, हालांकि वह बोल नहीं पा रहा था। रात को 2-2:30 बज चुके थे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में किसी तरह लुढ़क के सोए हुए थे। ठंड भी अपना प्रकोप दिखा रहा था। जब ज़्यादा ठंड लगने लगा तो लड़की रोशनी प्रदीप से बोलती है कि प्रदीप, ठंड हो तो बहुत ज़्यादा लग रही है, रुको मैं एक काम करती हूँ। अपना बैग से एक मफलर निकाल के प्रदीप को देती है और बोलती है कि लो, इसको बांध लो। अब जब आप बांध लोगे ना तो थोड़ा सा ठंड कम लगने लगेगा। क्योंकि इसके बाद वो मफलर प्रदीप बांध लेता है। इसके बाद फिर ट्रेन को निरंतर अपनी गति में आगे चल रही थी। जब ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है, जब उतरने के समय हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात करना चाह रहे थे। शायद रोशनी भी चाह रही थी प्रदीप के साथ आना दोबारा से। प्रदीप भी चाह रहा था कि रोशनी हमें वापस
हमारे पास वापस आ जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा वजह था शराब की अगर बात करें तो शराब प्रदीप छोड़ दिया था और शराब की वजह से दोनों का तलाक हुआ था। और रोशनी भी चाहती थी हम फिर से प्रदीप को अपना ले, लेकिन यह सिर्फ दोनों एक दूसरे को अपने अपने मन में ही चाहते थे। यह बात दोनों एक दूसरे के से क्लियर बोल नहीं पा रहे थे, चाहे रीज़न जो भी रहा हो। इसके बाद जब ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर रुकती है तो दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद उसके पॉकेट में, प्रदीप के पॉकेट में कुछ पैसा था जो सौ अपने पॉकेट से निकालता है और रोशनी को देने लगता है। रोशनी बोलते हैं, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, यह कहना ठीक नहीं है। जब आप थे मेरे साथ तब थे, जब हमारे पास हस्बैंड थे तब थे, अब तो मेरे पास आप कोई नहीं हो, एक अजनबी की तरह आप हमसे मिले हो। ठीक है, हम दोनों एक साथ रात गुजारे, हम दोनों लोग अपना खाना शेयरिंग किया, खाना पीना खाते हुए आए, एक अपनापन था, वह ट्रेन तक ही ख़त्म हो गया। अब आप अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाती हूँ। यह बात सुन के प्रदीप को लगा कि क्योंकि रोशनी यह बोलना तो नहीं चाह रही है, लेकिन जो यह बात बोली है ऊपर के मन से बोली, इसके अंदर के मन में कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, तुमको जहाँ जाना है मैं तुम्हें जाकर छोड़ दूंगा, मुझे बताओ कि कहाँ जाना है, ये पैसा रख लो। लेकिन वह पैसा रखने से साफ मना कर देती है और जब पैसा नहीं लेती है तो फिर यह अपने पॉकेट में दोबारा प्रदीप रख लेता है और बोलती है कि हमारी एक फ्रेंड है, वो आएगी और उसको लेकर जाएगी, मैं उसके रूम पर यहाँ से चली जाऊँगी, आप अपने रास्ते चले जाओ। प्रदीप वहाँ से निकल जाता है। तब तक किरण भी आ जाती है और रोशनी की जो फ्रेंड उसको जो कि किरण को बुलाई थी, उसके पास किरण भी वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। किरण पूछती है कि रोशनी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो बोलती है, नहीं यार, परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन जिसे हमारी 8 साल पहले तलाक हो चुकी थी वह हमें ट्रेन में आने के ही दौरान हावड़ा जंक्शन पर ही मिल गया और हम दोनों साथ ही आए, साथ खाना खाएं, एक ही सीट पर हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सोए भी आए। देखो ना, मुझे अब प्रदीप के ऊपर दया आ रही है। तो इस बात पर किरण बोलती है, मिला था ना वो तुमसे, तो अब आप उसको मरने दो, अब दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। जब दया दिखाने की ज़रूरत थी तो वो तुम्हारी बात नहीं माना, तुम दोनों का तलाक हो गया और फिर जब तुमसे मिला हो जब आज तो तुम दया दिखाने लगी, तो ये गलत बात है। उसको रोशनी बोलती है कि नहीं यार, मुझे अपनापन सा लग रहा है, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि प्रदीप हमसे कुछ बोलने वाला था तो वो बोल नहीं पा रहा था। बोलना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मैं भी नहीं बोल पा रही थी। तो किरण बोलती है, अरे छोड़ो उसको, अब मैं तुम्हें जहाँ लेकर जा रही हूँ ना, जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवाने जा रही हूँ ना, तुम एक बार मिलना, तुम उससे तुम्हारा दिल खुश नहीं हो गया तो तुम कहना, वैसे 1000 प्रदीप को तुम भूल जाओगी, आप चलो तो सही। इसके बाद रोशनी किरण के साथ उसके रूम पर चली जाती है और इधर प्रदीप भी अपने घर पर, अपने रूम पर वह भी पहुंच जाता है। अब बात दूसरे दिन की आती है। किरण जिस ऑफिस में काम कर रही थी वो एक जींस का फैक्ट्री था। उस जींस के फैक्ट्री में किरण रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और वो जींस का जो फैक्ट्री था वो प्रदीप का था। प्रदीप का जिसका फैक्ट्री था, प्रदीप उस फैक्ट्री का मालिक था, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर उस कंपनी का वही था। यह फिर यूँ कहें कि वह कंपनी ही खुद का प्रदीप ने खड़ा किया था। उस कंपनी में 40 से 50 स्टाफ काम करते थे और उस कंपनी में ही रिसेप्शनिस्ट किरण काम करती है और प्रदीप से ही वे बोलती थी कि सर, अगर आपको शादी करना है तो हमारी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, गरीब घर की है, कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है, आप चाहो तो मैं उसको बुला लूँगी। तो यह बात सुनकर प्रदीप उसको मना नहीं करता, बोलता है ठीक है, बुलाओ, मैं उससे एक बार बात करूँगा, मिलूँगा, देखूँगा और अगर जज गई ठीक ठाक लग तो शादी मुझे करनी ही है। आज प्रदीप के कहने पर किरण रोशनी को दिल्ली बुलाई थी। 10 बजता है, प्रदीप आता है और अपने जेब में जाता है और वहाँ पर बैठता है। किरण भी रोशनी के साथ उस कंपनी में आ जाती है। प्रदीप अपने चेयर पर बैठा रहता है। यह एक रिसेप्शनिस्ट है, यह फ्रेंड ऑफिस में काम करती है और रोशनी को लेकर कंपनी में आ जाती है और उसके बाद प्रदीप को वहाँ एक लैंडलाइन फ़ोन होता है। उस लैंडलाइन फ़ोन को उठा के प्रदीप को फ़ोन करती है और बोलती है, सर, जिस लड़की के बारे में मैं आपसे बात बताई थी वह लड़की आ चुकी है, आप मिल लीजिए ना, मिलना चाहेंगे आप उससे,
बात पर प्रदीप बोलता है क्यों नहीं, ज़रूर मिलना चाहूँगा, आप लेकर ऑफिस में आ जाओ। तो रोशनी और किरण आगे आगे किरण और पीछे से रोशनी प्रदीप के उस ऑफिस में पहुँचते हैं जिस ऑफिस में प्रदीप HMD अपनी जिम्मेवारी निभा रहा होता है। इसके बाद प्रदीप से परमिशन लेने के बाद किरण उस ऑफिस में इंटर करती है और उसके बाद पीछे पीछे रोशनी भी इंटर करती है। जैसे ही प्रदीप रोशनी को देखता है वह भावुक रह जाता है। अरे रोशनी, आप यहाँ पर कैसे? फिर रोशनी पूछती है आप यहाँ पर कैसे? मतलब दोनों एक सेकंड के लिए दोनों को देखते रहते हैं और रोशनी भी यह देख के आश्चर्य में पड़ जाती है। इसके बाद प्रदीप रोशनी को इशारा करता है, मतलब चुप रहिए, अभी कुछ भी नहीं बोलना। और तुम? प्रदीप किरण से बोलता है। किरण, यह वही लड़की है तुम्हारी फ्रेंड, तो बहुत अच्छी है लेकिन एज ज़्यादा लगता है, ऐसा लग रहा है कि यह शादीशुदा है। तुम तो बोली थी कि है। इस बात पर किरण बोलती है, नहीं सर, मैं कसम से बोलती हूँ ये कुंवारी है। नहीं है, कुंवारी है नहीं, आपको भरोसा तो आप पूछ लीजिए। प्रदीप हंसने लगता है और बोलता है, अरे पागल, यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वह यही लड़की है। यह मेरी वही तलाकशुदा पत्नी है और मैं इसके साथ ही ट्रेन में कल आया हूँ। कहीं तुम मेरे बारे में भी तो यह नहीं बताई हो कि मैं भी कुंवारा हूँ, मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ। उस बात पर किरण बोलती है, नहीं सर, इतना भी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आत्मग्लानि होने लगती है। वे प्रदीप से झूठ बोलती थी कि वे कुंवारी लड़की है जिसका कि मैं आपसे शादी करवा रहा हूँ। उसके बाद प्रदीप सारा बात बताता है कि ये लड़की वही है जिससे हमारा 8 साल पहले तलाक हो चुका था। फिर वह रोशनी से बोलना प्रारंभ करता है कि रोशनी, अगर तुम चाहो तो तुम किसी से भी पता कर सकती हो, मैं शराब पीना छोड़ दिया हूँ। मैं अब शराब नहीं पीता हूँ। हमारे जितने जैसे जहाँ से स्टाफ हैं सारे के सारे मेरे स्टाफ हैं। तुम किसी से भी तुम अकेले जाओ और जाकर पूछो कि क्या मैं शराब पीता हूँ या फिर हमारे यहाँ का बिहेवियर क्या है, मैं कैसे रहता हूँ, हमारा दिनचर्या क्या है। मेरे बारे में अगर एक भी बैड हैबिट बताएगा तो फिर तुम आके हमसे कहना। इस बात पे रोशनी बोलती है, तुम अब किसी से कुछ भी पूछने की और किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी सच्चाई जान गई हूँ। गलत उस समय मेरी भी थी कि स्टार्टिंग का शादी का जब 2 साल हुआ तो मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं की। मैं अगर चाहती तो उस समय भी आप शराब छोड़ सकते थे। आपको अच्छे से समझ नहीं आया और जज्बाती में मैंने अपना डिसीज़न दिया कि मुझे तलाक लेना है और आपने भी इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी और हम दोनों का तलाक हो गया। लेकिन वे एक समय था जो गुजर गया। अब मैं फिर से आपको साथ आपके लाइफ में आना चाहती हूँ। और ये दोनों कह के आपस में लिपट जाते हैं। एक समय निर्धारित होता है। उस समय में दोनों की शादी कंपनी के जितने स्टाफ होते हैं उन सबको मौजूदगी में इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। बाकी इस घटना को सुनने का मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को असमर्थ करना नहीं, अंतरात्मा को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि यह बताना था कि ये जानना था कि ये आप लोगों को एहसास कराना था कि आप आज के जो आधुनिक युवक लड़के और लड़कियां होती हैं एक दूसरे को समय दिए बिना, एक दूसरे को जाने बिना जल्दबाजी में इस जजमेंट पर पहुंच जाती है। जब स्टार्टिंग में एक दूसरे को अगर टाइम दिया जाए तो कहीं ना कहीं रिश्ता बच सकता है, लेकिन यह रिश्ता बचाने की वजह तलाक तक जा पहुंचता है। इन सब से लड़का और लड़कियां दोनों की गलती होती है। प्रारंभ के दिनों में दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने की ज़रूरत होती है। दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। जब जाके कोई भी रिश्ता आगे बच सकता है तब आगे जाके भी कोई रिश्ता चलता है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।